ख़वातीन हज़रात को आरिफ किसाना के चैनल पर खुशामदीद। आज मेरे बहुत ही एक ख़ास मेहमान हैं जो 2009 में स्वीडन में मास्टर्स के लिए आए, फिर यहाँ से वो चले गए। इसके बाद उन्होंने मलेशिया से पीएचडी की, बाद कतर में एज ए साइंटिस्ट के तौर पे काम करते रहे और आजकल वो बरतानिया में मुकीम है। वो यहाँ स्टॉकहोम तशरीफ़ लाए हैं और हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया। इस मुख्तसर मुलाकात में मैंने चाहा कि उनसे गुफ्तगू की जाए जो हमारे नाजरीन के लिए बहुत ही अहम होगी, खुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी स्वीडन में हैं या मुस्तकबिल में स्वीडन आना चाहते हैं। उन सब के लिए डॉक्टर शहबाज, इनका जो तालीमी और तहकीकी सफ़र है, मैं समझता हूँ कि वो उनके लिए बहुत ही अहम होगा। तो आइए जनाब, मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके जनाब, दोबारा आपको स्टॉकहोम में खुश आमदेद और शुक्रिया कि इस अपने बहुत मसरूफियत में भी वक्त दिया, आपसे गुफ्तगू हो सकेगी। आप सबसे पहले आप बताइए कि पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और अपनी जो इब्तदाई तालीम है और इसके बाद यूनिवर्सिटी तक की जो पाकिस्तान में तालीम है उस हवाले से बात कीजिए। ओके, सबसे पहले तो आरिफ भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शार्ट नोटिस पे आप आए, मिला भी हमसे और टाइम भी दिया। कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान में ज़िला गुजरात के शहर लाला मूसा से है, तो वहीं पे मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की, मैट्रिक किया और एफएससी मैंने खारिया कैंट कॉलेज से की और एफएससी के बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए मूव हो गया जी। तो वहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद और पाकिस्तान में कुछ काम करने के बाद फिर मैं स्वीडन मास्टर्स करने के लिए आ गया KTH। किस सन में आप आए थे? मैं सन 2009 में मैं आया था जी और 2011 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं वापस पाकिस्तान चला गया, तो वहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर लिया। अब 2009 में जब आप आए हैं स्वीडन मास्टर्स के लिए, उस वक्त तो ज़ाहिर है ट्यूशन फी नहीं होती थी जी जी। तो एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि उस वक्त तालीम मुफ्त थी। दूसरा ये बताइए कि स्वीडन कोई इतना पॉपुलर कंट्री नहीं था, तो स्वीडन आने का ख्याल आपको कैसे आ गया 2009 में? अच्छा, उसमें ना दो रीज़न थी। एक तो ये थी कि ना जब स्वीडन में पहली ऑप्शन थी कि उधर एजुकेशन फ्री थी जी। दूसरा कि स्वीडन की जो ओवरऑल एजुकेशन का जो सिस्टम है ना जी, वो क्वालिटी वाइज अच्छा है जी। जैसे बरतानिया या बाकी कंट्रीज में है जी, तो वहाँ यूनिवर्सिटी की क्वालिटी वेरीज करती है, स्वीडन में वो वेरी नहीं करती थी। ठीक है, तो मेन एक तो ये रीज़न थी। दूसरा, हमारे एक दोस्त थे, उनके कुछ रिलेटिव मौजूद थे, तो काफी इंफॉर्मेशन उस जमाने में अवेलेबल थी जी। अब तो जमाना बहुत आसान है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जी। उस जमाने में डायल अप कनेक्शन होता था जी, तो हम नहीं कर पाते थे। तो कुछ हमारे दोस्त थे, मैं अकेला नहीं आया था। अच्छा। आपको शायद हैरान हो गई, हमने एफएससी के कोई हम 5-7 दोस्त थे जिन्होंने मतलब एफएससी करने के बाद बहुत सी जगहों पे इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, तो हम ये 7-8 दोस्त मिलकर ने अप्लाई किया जी। तो हम 7-8 दोस्त में तकरीबन 6 या 7 हम स्वीडन आ गए। जिस दौर में आप आए उस दौर में तो हर साल पाकिस्तान से में है 800-900 स्टूडेंट तकरीबन, इससे भी शायद ज्यादा आया करते थे। आई थिंक उस वक्त तादाद में ख्याल स्वीडन आने वालों की 400 से 500 थी जी। इवन KTH के अंदर 40 से 50 स्टूडेंट आता था जी। सॉरी, स्टॉकहोम के अंदर, KTH स्टॉकहोम में ना। तो 2009 तक ये स्टूडेंट की तादाद ऐसी रही। फिर लास्ट बैच जो आया 2010 में आया जी। 2010 के बाद जो है ना, उस वक्त इतनी ज्यादा तादाद थी कि हमने एक बल्कि एसोसिएशन बना ली थी, स्टूडेंट एसोसिएशन पाकिस्तान स्टूडियो से। उसका 200-250 मेंबर था। अच्छा। तो और हम कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट थे, एम्बेसी के साथ इंटीग्रेट थे, तो इट वाज अ गुड टाइम। लेकिन आप जब 2009 में आया, 2011 में आपने यहाँ से कंप्लीशन की, आपके जो बहुत से साथी थे वो स्टॉकहोम में स्वीडन में ही रहे। आप स्वीडन से वापस क्यों चले गए? आपने सोचा नहीं कि यहाँ मैं जॉब हासिल कर लूँ, यहाँ सेटल हो जाऊँ? पाकिस्तान जाने का फैसला क्यों किया आपने? जी, उसमें 2 रीज़न थी। हम स्वीडन उस वक्त जो बॉस नाउन था, उसके लिए जो जॉब्स अवेलेबल थी वो थी IT सेक्टर, रिक्सन इधर की बहुत बड़ी कंपनी थी, और थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वहाँ पे हिटाची, ABB और ये बड़े सेटअप मौजूद थे। तो ज़्यादातर जो लोग इस इंजीनियरिंग फील्ड से थे वो सारे इधर सेटल हो गए। अब केमिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे केमिकल की यहाँ कोई बड़ी कंपनी थी नहीं जी। अगर कोई कंपनी मौजूद भी थी ना जी, तो वहाँ पर स्वीडिश लैंग्वेज का एक बैरियर मौजूद था। अच्छा। ज्यादा ऑपरेशन की जॉब थी। अच्छा। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग थे ना, वो या तो यहाँ से चले गए, जर्मनी चले गए, या USA UK चले गए। अच्छा। तो जी, मैं भी इसी तरह एक छोटी जॉब मैं कर रहा था, लेकिन उस दौरान मुझे पाकिस्तान से एक जॉब ऑफर हो, 1 या 2-3 ऑफर हो गई थी। फिर ये था कि मेरी फैमिली जरा मेरे जो थे वो चाह रहे थे कि मैं आ जाऊं। तो आप फिर यूनिवर्सिटी गुजरात में आपने जॉब शुरू की?
जी मैंने यूनिवर्सिटी गुजरात में जॉब की, तो मुझे 2 जॉब ऑफर थी, एक डिस्काउंट कंपनी और एक यूनिवर्सिटी गुजरात और ICI। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी गुजरात को चूज कर लिया, ये वो क्योंकि मेरे घर के पास थी। तो पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारते हुए फिर मैं तो मलेशिया PhD के लिए आप कब गए? ऐसे हुआ कि जब मैं एकेडमिया फील्ड में आ गया, शुरू मेरा कोई एकेडमिया का इतना था नहीं, जब एकेडमिया में आ गया तो पता लगा यार PhD करनी जरूरी है। अच्छा वहाँ पर PhD करने के लिए अब मैंने ट्राई शुरू कर दी के जी। तो वहाँ पे भी मेरे एक दोस्त थे जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में ना प्रोफेसर थे जी। और मजे की बात उन्होंने भी स्वीडन से मास्टर्स किया हुआ था। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे ऐसे, वो मेरे मतलब जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप PhD करने मलेशिया आ जाए। तो आप वहाँ चले गए? मैं फिर मलेशिया वो फिर उसकी जो तहकीक मैंने स्वीडन में मास्टर थीसिस में की थी ना, वहीं पे वही तहकीक हो रही थी। अच्छा इतना यानी फर्क है? वो सेम तहकीक हो रही थी और यहाँ पे मैंने उसको बहुत नीचे लेवल पे किया था। तो वो यूनिवर्सिटी थी पेट्रोनास फंडिंग जी। तो पेट्रोनास ने उसके बाद बड़ी अच्छी फंडिंग कर रही थी, एक मेरे पास पायलट्स का सेटअप था, तो मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी ना ज्यादा अच्छी लगी कि यहाँ पे इनका सेटअप बड़ा है, मैं अच्छी कर सकता हूँ। फिर मैं 2014 में वहां पर PhD करने के लिए मलेशिया चला गया। कंप्लीट कब की आपने PhD? मैंने कंप्लीट PhD 2018 में PhD कंप्लीट की और वहां से कंप्लीट करने के बाद PhD मैं फिर 2019 में स्टार्ट में मैं कतर मूव कर गया। अच्छा मलेशिया कैसा है रहने के लिए, तालीम के लिए, या कई लोग पाकिस्तान से वहां जाने की कोशिश करते हैं, तो मलेशिया के हवाले से बताइए। मलेशिया मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मलेशिया एक ऐसी जगह है जो हम कह सकते हैं कि एक गुड टू लिव, रहने के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। तालीम के लिए भी उनका लेवल अच्छा है। अब उनकी बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं, वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं। और दूसरी एक ये चीज़ है कि लिविंग कॉस्ट लो है और क्वालिटी ऑफ लाइफ गुड है। अच्छा मतलब यूरोप की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको उससे हाफ कास्ट से क्या उससे भी लोअर कास्ट में मिलती। तो 2018 में आप PhD करके वापस पाकिस्तान आए? जी मैं वापस पाकिस्तान आया और फिर वहां से कतर? वहां से फिर मैं कतर मूव कर गया 2019 के स्टार्ट में। तो कतर कितना अर्सा रहे आप? कतर मैंने 5 साल गुजारे। तो वहाँ यूनिवर्सिटी में थे आप? जी मैं वहां पर यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा था एज ए साइंटिस्ट। तो एज साइंटिस्ट भी था, एजुकेशन में भी था, कोर्स भी पढ़ाने थे, लेकिन डेजिग्नेशन मेरा साइंटिस्ट का था, लेकिन बहुत रिसर्च एंड टीचिंग दोनों में मैं इन्वॉल्व था। कतर छोटा सा मुल्क है लेकिन प्यारा मुल्क है, हम खुद भी गए हैं, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। तो आपको कैसा लगा था कतर? जी मैं अगर आपको बताऊं, मेरी जिंदगी पे इम्पैक्ट 2 कंट्री का ज्यादा है। एक स्वीडन का, शायद वो मैं फर्स्ट टाइम अपने मुल्क से निकला था तो ज्यादा इम्पैक्ट था, और दूसरा कतर का। अच्छा कतर इस वक्त मुझे रहने के लिए जो कोई कंट्री पसंद है ना, तो वो मुझे कतर है। अगर मुझे दोबारा कोई चांस मिले कि मैं कतर में रहना चाहूंगा तो आई वांट टू लिव इन कतर। अच्छा फैमिली लिविंग कंट्री के लिहाज से कतर इज बेस्ट। एक ही कबाहत है, लेकिन वो भी कोई इतनी बड़ी कबाहत नहीं है कि वो छोटा है। 200-300 किलोमीटर की मैक्सिमम ड्राइव है उसके अंदर। सही है। लेकिन जो लोग हाई स्किल लोग हैं, हाई स्किल लोग हैं, उनके लिए अगर वहां पर कतर में जॉब्स है तो एक तो जॉब्स बहुत अच्छी है, सैलरी अच्छी होगी, सैलरी बहुत अच्छी है, टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर है। आपको स्कूल्स, ये यहाँ पर यूरोप में मैंने अक्सर पाया लोगों को ना कि जैसे कतर या मिडिल ईस्ट में स्कूल्स अच्छे नहीं है, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस नाउ डेज द स्कूल्स आर वेरी गुड। समटाइम मुझे इधर से बेहतर लगता है क्योंकि सारा स्टाफ भी इधर का उधर का है। तो इन सारी चीजों के बावजूद फिर कतर छोड़ के आप बरतानिया क्यों चले गए? जैसे अभी आपने मेरी ये पूरी जर्नी को देख रहे होंगे ना, इसमें एक ही चीज है, मैं आई एम फॉलोइंग माई कैरियर। तो मुझे जिधर कैरियर लगता है कि ये मूव करना कैरियर में मुझे ज्यादा अच्छा होगा, तो वो मैं उसलिए मूव कर रहा। इधर यहाँ पे मुझे एक अच्छी पोजीशन आ रही और तहकीक का एक नया मुझे चैप्टर नजर आया। अच्छा। तो जिसमें मैं जिस जगह में तहकीक कर रहा था तो वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी, फिर मुझे मेरे कैरियर में एक जंप भी मिल रहा था, तो मैंने सोचा चलो लेट्स मूव। तो अभी बरतानिया किस शहर में आप? बरतानिया में मैं मौजूद हूँ मिडलसब्रो, ये न्यू कैसल के पास है। अच्छा। तो टी साइड एक कम्युनिटी, टी साइड वैली है, तो वहाँ पर एक वैली वो मिला के, जैसे पाकिस्तान में अगर हम कहें तो एक मालाकंड वैली है, तो उसमें काफी सारे आ जाते हैं, लेकिन वो नहीं है। तो कब से हम बरतानिया में? बरतानिया में मैं अप्रैल 2024 से। 24 से रिसेंटली आया। अच्छा, ये अभी आप जो आए हैं स्वीडन, तो ये किस गरज से आए थे आप? स्वीडन में एक्चुअली मुझे यहाँ की एक यूनिवर्सिटी, लून यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर उन्होंने एक वर्कशॉप के लिए मुझे इनवाइट किया था। तो जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ तो उस फील्ड में थोड़ी एक्सपर्टीज मुझे है, तो अक्सर मैं उस फील्ड में जाता रहता हूँ। कभी कभी जैसे जो लोग एकेडमिक से रिलेट है तो उनको आइडिया होगा,
तो जैसे एक वर्कशॉप मैंने करवानी थी, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली जब मैं स्वीडन आऊँ तो स्टॉकहोम ना हो तो ये हो नहीं सकता था। मैं ये इसलिए पूछा कि 2009 में आप स्वीडन में मास्टर स्टूडेंट के लिए आए थे स्टॉकहोम, तो वो आपका एक पहला दिन था, आज आपको याद होगा। आज आप उसी मुल्क में स्वीडन की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, अभी रिसेंट रैंकिंग में लुंड यूनिवर्सिटी टॉप पे आई है, उस टॉप यूनिवर्सिटी ने आपको इनवाइट किया एज ए साइंटिस्ट और आप वहां पे आए। तो जब आप पहले दिन आए थे, आपने कभी सोचा था कि इस मुल्क में दोबारा इस हैसियत से मुझे बुलाया जाएगा? ये बड़ा फॉर्चुनेट है। कल मैं अपने दोस्त से यही बात कर रहा था, एक मेरा दोस्त रात को मिलने आया, तो मैं उसे यही बात कर रहा था कि यार जब हम स्टूडेंट होते थे तो एक वो मैकडोनल्ड होता था, उसमें हम सामने कॉफी पीते थे और बड़ा मुश्किल था। और जब हमने मास्टर्स किया तो यही था कि यार अच्छी अब हम मतलब जॉब देख रहे थे, डेफिनेट है कि करियर के लिए हम सब देख रहे थे। तो लेकिन फिर चले गए तो अक्सर मेरे दोस्त कहते यार चले जाएंगे तो वापस कैसे आओगे? तो मैं उसे कहता यार मैं इस बारे में कभी नहीं सोचता, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी रुकती है। कि कुछ अगर आप ये सोचो इस जगह चले जाओगे दोबारा नहीं आ सकोगे, तो ऐसा नहीं होता। तो वो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि अल्लाह ने मौका दिया। फिर कुछ लास्ट टाइम कुछ ऐसा हुआ जब 2012 में मैं 2011 में आज से कि मैं बड़ी इधर जॉब ढूंढ रहा था। अच्छा मुझे नहीं मिली, फ्रस्ट्रेट भी होता था। अब 2019 2021 में मुझे यहाँ पे स्वीडन में जॉब ऑफर हो गई और मैंने रिजेक्ट कर दी। सर्कमस्टेंसेस बदल गए, सर्कमस्टेंसेस बदल गए। ये भी होता है, ये सर्कमस्टेंसेस बदल गए। तो वो यही कहते हैं राइट टाइम पे राइट चीज होना, वो एक बड़ा है। लेकिन जो चीज ऐसी थी कि बड़ा मुझे अच्छा फील हुआ, बल्कि वो मुझे जब मैं कहे तो अक्सर मैं उनको वैसे बात बता रहा, तो मुझे कहते वो स्वीडिश आती है, तो मुझे चीजें रिवाइंड होना शुरू होगी। तो वो तमाम चीजें मेरे ज़हन में ना रिवाइंड होना शुरू होगी। तो गुड टू फील जी। तो ये एक आपको फीलिंग होती है जो जगह आपने की हो और स्ट्रगल की हो और वहां पर आप सक्सेसफुल होके आए तो आपको मजा आता है। स्वीडन में अगर आप 2 साल रहे लेकिन आप स्वीडन को भूलते नहीं, स्वीडन को याद करते रहते हैं, तो इसके लिए मेरे व्लॉग्स होते हैं स्वीडन के वाले से, तो कभी कभी आप देखते होंगे। जी मैं देखता हूँ, मैं रेगुलरली देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे आखिर में, आप स्टूडेंट के तौर पे आपने स्ट्रगल की, वंडरफुल आपका करियर है, आपने यहाँ से मास्टर्स किया, पीएचडी किया, उसके बाद मुख्तलिफ जो हमारे स्टूडेंट बहुत से ख्वाब लेके यहाँ पे आते हैं, आप भी आए थे और मुस्तकबिल में भी आ रहे हैं, उन सब को आप क्या एडवाइस करेंगे? किस तरह की वो सोच लेके आए, किस तरह की तैयारी लेके आए? और अब हालात बहुत बदल गए हैं, 2009 और 2026 में बहुत फर्क है, तो इस ये भी आपके जहन में ही, आप जानते हैं यहाँ की सिचुएशन को, उनको आप एडवाइस करें। इसमें मैं एक ही एडवाइस करूंगा जो मैं ऑलरेडी अपने तमाम स्टूडेंट्स को करता हूँ आजकल, क्योंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है और एकेडेमिया से और रिसर्च से है। तो मोस्टली मेरे पास लोग मास्टर पीएचडीज कर रहे हैं, तो लेकिन मैं उन सबको एक ही नसीहत करता हूँ, फॉलो योर कैरियर। मतलब मेरे बहुत से स्टूडेंट आते हैं या यहाँ पे आते हैं, वो क्या करते हैं कि मास्टर्स को जरा स्टडी को थोड़ा साइड पे करके काम में लग जाते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं या काम पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं। तो वो इतना उस वक्त आप थोड़ी देर में थोड़ा पैसा ज्यादा कमा लेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस दौर में आप आए हैं बहुत से स्टूडेंट्स जो है पढ़ने के साथ काम भी करते थे, अभी सारे करते थे, हम भी करते हैं, मैं भी करता रहा हूँ जी। लेकिन होता अब ज्यादा क्या कुछ होता है कि जैसे अभी मैं यूके में हूँ, तो यूके में फीसिस बहुत है, तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो जिसकी वजह से वो ड्यूटियां लेट कर देते हैं। अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो यूके में अगर आपकी डिग्री कंप्लीट भी हो गई है ना, तो वो क्या एक चक्कर में पड़ जाते हैं कि अगर उनको अपनी प्रोफेशन जॉब नहीं भी मिली ना जी, तो वो नेशनलिटीज वगैरह की या उसके लॉन्ग स्टे करने के लिए इधर उधर की जॉब्स करते रहेंगे। लेकिन एट दी एंड जब तक आप प्रॉपर जॉब में नहीं जाओगे या प्रॉपर वर्क परमिट नहीं, आप उस तरह सेटअप नहीं हो पाओगे। तो मेरी यही होता है, फॉलो योर कैरियर। ये चीजें 1-2 साल बाद भी आ जाएंगी जी। और मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि हम 4 दोस्त हैं जो 4 स्टूडेंट छोड़ के गए थे, हम केमिकल इंजीनियरिंग, उनमें से आज ये कनाडा है, ठीक है जी। अच्छा दूसरा मैं मतलब मुझे बीच में जॉब्स मिलती रही है, मैं यूके बैठा हूँ, ठीक है। तीसरा है वो मोला एंड गैस में है और वो बेल्जियम है। लेकिन शहबाज हालात का बहुत फर्क हो गया है। जब आप आए 2009 में, मुझे याद है उस दौर में बहुत से स्टूडेंट मास्टर्स करके पाकिस्तान चले गए थे, बहुत से लोग रुक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी वहां जॉब मिल जाएगा। लेकिन अब 2026 में मेरा नहीं ख्याल के सूरत हाल वैसी है, ये भी तो एक मसला हुआ है ना उधर। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी चीजें पाकिस्तान में इस वक्त इतनी सख्त हो गई है, अब वहाँ पे जो लोग निकलना चाह रहे हैं किसी वजह से, ना स्टूडेंट है, थोड़ा सा 2 चीजें हुई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मेरे जमाने में जब वापस गया जॉब अपॉर्चुनिटी काफी थी, लेकिन अब जॉब सिचुएशन पाकिस्तान में इतनी अच्छी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। देखें 8-10 साल से हमारी इंडस्ट्री जो है ना अंडर प्रेशर है, जिसकी वजह से, क्योंकि हम इंजीनियरिंग से रिलेट हैं,
तो हमें तो फौरन अंदाजा हो जाता है। नहीं, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में बड़े इंजीनियरिंग के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के लिए? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा नहीं है। खासतौर मैं केमिकल इंजीनियरिंग में कह सकता हूँ, तो पाकिस्तान में केमिकल इंजीनियरिंग में 3-4 बड़े सेक्टर हैं। फर्टिलाइजर, उसके बाद ऑयल एंड गैस। वो तो पुरानी है ना, वो नई चीज तो आ नहीं उसमें नहीं। तो अब ये है कि ना कोई हमारे पास 1 या 2 साल फर्टिलाइजर प्लांट नहीं लगा। फूड सेक्टर ने थोड़ा ग्रो किया, ठीक है, एंग्रो वगैरह ने प्लांट वगैरह लगाए हैं, लेकिन सिमिलरली आपका ऑयल एंड गैस की नई रिफाइनरी कोई बिल्टअप नहीं हुई। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ आपकी तरह जो यहाँ पे आए हैं, मास्टर्स करने आते हैं, वो कहते हैं जी कि जॉब्स के अलावा भी जो ओवरऑल कुछ ऐसी सूरत हाल है, हम निकलना चाहते हैं वहां से। उसकी 2 रीजन आ गई ना। एक तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी भी बहुत बढ़ी है। पहले अगर इंजीनियर कम प्रोड्यूस होते थे, अब ज्यादा प्रोड्यूस भी हो रहे हैं। इसमें एक तो ये हुआ, फिर जॉब्स नहीं है, फिर दूसरा ये हो गया, अब लोग थोड़ा सा ना फील करते हैं कि शायद मुझे यहाँ पे अपनी फाइनेंस या मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। मेरी इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसडर से मुलाकात भी हुई थी बहुत पहले। उसने भी कहा था कि पाकिस्तान में धड़ाधड़ यूनिवर्सिटियां बनाते जा रहे हैं, और मुझे याद है आपने एक दफा कहा था कि पाकिस्तान का ज्यादा मसला प्राइमरी स्कूल एजुकेशन का है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हमारा एक स्कूल का या कॉलेज का स्टूडेंट जो है उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। नहीं, हमें मसला ये है कि पाकिस्तान में जब हम जिस जमाने में मैंने ग्रेजुएशन की थी, तो उस जमाने में स्वीडिश यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में बड़ा फर्क था, जो स्टूडेंट ग्रूम होके आता था। अब जो स्टूडेंट आ रहा है ना, अगर कोई आप स्वीडन में कोई बंदा ग्रेजुएट है, उनमें कोई खास फर्क नहीं है। स्टूडेंट वेल अवेयर है, यूनिवर्सिटियां बहुत अच्छी मतलब सिस्टम के साथ, दुनिया के सिस्टम के साथ करीब है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान के हर जिले में यूनिवर्सिटी खोलते जा रहे हैं। ये इतनी यूनिवर्सिटीज अगर आप खोल देंगे, बिम्बर में यूनिवर्सिटी है, गुजरात में, सियालकोट में 2 हैं, गुजरांवाला में, इतने ज्यादा वहां से जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी निकलेंगे, वो जाएंगे कहाँ? यूनिवर्सिटी तो रिसर्च के लिए होती है ना। ये मिसकैलकुलेशन हुई है हमारे से, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियां भी जो है ना, वो भी एक प्रॉपर प्लान से नहीं खुली। उसमें एक्चुअली हुआ क्या, सम टाइम गवर्नमेंट आई, तो गवर्नमेंट ने पॉपुलर होने के लगा कि ये हमें लोग अब यूनिवर्सिटियों को पसंद कर रहे हैं। हाँ, तो जी हर उस मुल्क या एरिया का वो कहता है चलो मैं अपने इलाके में यूनिवर्सिटी खोल देता हूँ, ताकि तो उसका फायदा। अब उसमें सिर्फ फायदा था, मैं ये बताया ना, प्रॉपर प्लान नहीं था ना, थोड़ी सी फेम, और अब बात पॉलिटिक्स पे चली जाती है तो उधर आ जाता है। अब उसका नुकसान क्या हुआ, अब मेरे जमाने में टोटल मिला के केमिकल इंजीनियरिंग पूरे पंजाब में 300 के करीब बनते थे। फिर एक जमाना 2020 आया, तो उसमें अराउंड 2000 बनना शुरू हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं की, जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रो ही नहीं की ना। एक्चुअली यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ मिलकर चलती है। यही है, तो वो जो गवर्नमेंट है ना, वो ट्रेन मिस कर गई। वो जो इंटीग्रेशन थी ना, कि आइदर हम ये जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सप्लाई और डिमांड है ना, अब इंजीनियरिंग और मेडिकल खासतौर में जो टेक्निकल शोबे होते हैं ना, ये बड़े कैलकुलेट होने चाहिए। नहीं, बजाय यूनिवर्सिटीज बनाने के, जैसे यहाँ स्वीडन में भी है, जर्मनी में भी, कि वोकेशनल एजुकेशन, या कॉलेज के स्टूडेंट, कॉलेज 2 तरह के हैं। एक कॉलेज में स्टूडेंट वो जाते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी जाना है, दूसरे वो कॉलेजेस हैं जिनको वोकेशनल इंस्टीट्यूट कहते हैं, इनके जिम्नाजियम स्वीडिश में, वो लोग टेक्निकल हुनर सीख के वो मुआशरे में बहुत अच्छा जॉब लेते हैं। वहां पे इस तरफ नहीं लोग सोचते। एक्चुअली यही एक मेन इशू है जो हमेशा मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, हर बंदे के लिए जरूरी नहीं है वो यूनिवर्सिटी जाए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने हर बंदे को ग्रेजुएट करना है। एजुकेशन का मतलब ये है कि आपने हर बच्चे को हाई स्कूल पढ़ाना है। हाँ। कि इंश्योर करें 100% बच्चे जी हाँ वो हाई स्कूल में जाएं। और ये जरूरी नहीं कि 100 बच्चे जिन्होंने मैट्रिक किया तो सारे यूनिवर्सिटी में जाए। दैट्स नॉट, मैं एजुकेशन की तरह कहता हूँ। ये दुनिया में सबसे अब हमारे यहाँ एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी वाले परसेंटेज है स्टूडेंट से ज्यादा है, ज्यादा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें माशरे के अंदर हमने उन लोगों को लेके आना है कि आप ये करें। प्रॉब्लम हमारे माशरे में ये है रिस्पेक्ट और सैलरी। देखें, अब एक बंदा को ये पता लग जाए मैं प्लम्बर हूँ और मेरी सैलरी अच्छी होगी, ठीक है, तो डेफिनेटली वो प्लम्बरिंग का कोर्स करेगा। अब उसको लेकर उसको ये लगा नहीं है भाई इंजीनियर ज्यादा कमाएगा, तो डेफिनेटली ही विल गो फॉर इंजीनियर। तो फर्क हमने उधर ये डालना है, जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमने उस एजुकेशन को लाना है। हायर एजुकेशन में लोग काम जाए, जिस तरह पूरे यूरोप में मौजूद है, उधर लोगों को आप अच्छी अपॉर्चुनिटी दें। फिर गवर्नमेंट एक और काम करे ना, जो मुझे नजर आता है कि वो जो लोग ऑलरेडी भी काम कर रहे हैं ना, उनकी सर्टिफिकेशन करे। और सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में नहीं है। अब वो जो अब नए बंदों को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा ऑलरेडी फर्ज किया, एक बंदा वो है प्लम्बर है, ये मोहल्ले में जो होता है,
हाँ उनको भी आप बुलाए 2 महीने ट्रेनिंग दे के ना, उनको सर्टिफिकेशन, ताकि सिस्टम स्टूडेंटाइज हो। बेसिकली ये सर्टिफिकेशन क्या बात, मुझे पता, मैंने कहीं पढ़ा था कि मलेशिया में जॉब्स आए ये मालियों के, उन्होंने कहा जी ठीक है जी हमारे पास होता है, उन्होंने कहा जी इनकी सर्टिफिकेशन, माली का कोर्स कहाँ से किया, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, नहीं जी इनको काम आता है। मैं इसकी एग्जांपल, मैं मिडिल ईस्ट और मलेशिया दोनों में रह के आया हूँ। मिडिल ईस्ट की मार्केट आपको पता है कि सबसे बड़ी अनस्किल्ड लोअर स्किल्ड की मार्केट है। अब उधर इंडियन ज्यादा है या बांग्लादेशी ज्यादा है। अब मैं आपको सिर्फ हजाम की एग्जांपल देता हूँ, तो वहां पर उधर बांग्लादेश के तो हजाम का कोर्स करा के बेचते हैं, हमारे यहाँ इस तरह कोर्स का नहीं है। हमारे जद्दी पुश्ती जाम होते हैं, मसला ये है ना, लेकिन मसला उनको डॉक्यूमेंट चाहिए ना। एग्जैक्टली। देखो वो ये नहीं कहेंगे कि यार मेरे कितना एक्सपर्ट है, वो चाहते हैं कि मुझे पर आपको प्रूफ तो दिखाएं ना। तो पाकिस्तान में लोगों को या हमें ये चीज की जरूरत है कि यार स्किल आपके पास जरूर होगी, लेकिन उसका डॉक्यूमेंट भी चाहिए। क्यों नाज़रीन, हमारी जो गुफ्तगू है डॉक्टर शहबाज से, माशाल्लाह इनका तजर्बा भी है, बहुत से मुल्कों में भी रहे हैं और बड़ी गहराई से इन चीज़ों को देखते हैं। तो आप इनके इन ख्यालात के हवाले से अपनी राय देना चाहें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आपको अगर ये अच्छा लगे अपने दोस्त साहब के साथ ज़रूर शेयर करें। एक मरतबा फिर मैं जनाब डॉक्टर शहबाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में कोई बात, पैगाम, कुछ कहना चाहें इसके साथ इजाज़त चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। सबसे बड़ा ये कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे मुझे बुलाया भी और एंटरटेन भी किया, और मैं यही कहूँगा हमारा स्टूडेंट में बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, उसी को रिमेम्बर करने में आया और बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। तो चलो जिन दोस्तों से आपकी मुलाकात नहीं हुई इस व्लॉग की वसातत से, जो स्वीडन में है या पाकिस्तान में है, उनसे भी आपकी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा जी, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं। और आपके लिए जनाब हमारी दुआएं हैं कि आप अपने करियर में मजीद बुलंदियों को छुएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।